नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 31 मई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार अपने मुंह से इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि जितने भी हमले ईरान के ऊपर किए गए वो तमाम हमले फेल हुए और ईरान की आर्मी को यानी IRGC को बिल्कुल भी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में आने वाली डील को लेकर भी एक ऐसा ऐतिहासिक ऐलान किया है जिसके बारे में जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आज आप केवल हंसेंगे। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, अभी इसके बारे में आपको डिटेल में वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि इस समय अब डोनाल्ड ट्रंप जो है भले ही ईरान को मिटाने की बात कर रहा, ईरान की सभ्यता को खत्म करने की बात कर रहा, लेकिन ईरान के खिलाफ लड़ते लड़ते डोनाल्ड ट्रंप के अपने परिवार वाले ईरान की साइड खड़े हो गए। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और साथ ही चाइना ने इस समय अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। चाइना ने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जिसको जब आप डिटेल में जानेंगे तो जानने के बाद आज आप फंसेंगे कि यार अमेरिका के अंदर चाइना कितना अंदर तक घुसा हुआ है। और साथ ही इधर स्टेट ऑफ हार्मोज भले ही बंद है, लेकिन चाइना की मदद करने के लिए ईरान ने एक ऐसा हथकंडा निकाला है जिसके बाद कहीं ना कहीं ईरान की इस दोस्ताना रवैये को देख के पूरी दुनिया आज हैरान है कि भाई साहब ईरान इतना खतरनाक खेल कैसे खेल लेता। वहीं आज हिजबुल्लाह ने IRGC के साथ मिलकर कुछ ऐसा प्लान किया जिसके बाद इजराइल के सैनिकों को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। अब कितने सैनिक मारे गए हैं, क्या कुछ हुआ, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही मिडिल ईस्ट और भारत में कई सारी ऐसी अहम घटनाएं घटी हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बिल्कुल जरूरी है और इन घटनाओं के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और ईरान की इस जंग में आप किसके हक में खड़े हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार मतलब इतना इन्होंने हवा बनाया कि भाई साहब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सभ्यता खत्म कर देंगे, हम पूरे ईरान को मिट्टी में मिला देंगे, अगर हमारे साथ डील नहीं हुई तो हम अभी हमला करके ईरान को निस्ते नाबूद कर देंगे। ये तमाम बड़ी बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने बोली। लेकिन आज पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में, एक पॉडकास्ट में पहली बार इस बात को एडमिट किया है कि उनके हमलों में IRGC को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा है। उन्होंने केवल ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म किया और उसके बाद IRGC अब अपने हिसाब से जंग के माहौल को देख भी रही है और IRGC अपने हिसाब से रिएक्ट भी कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को साफ तौर पे बताया कि IRGC को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। क्या कुछ कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, थोड़ा सा सुने आप। 100%. Their military, we sort of left it alone because we think that their military is somewhat moderate. They have other people that aren't moderate. We've taken them out. We've taken different forms of leadership out. We've actually left their military alone. People would be surprised to hear that because mistakes have been made in wars where you wipe out everybody and then you have a country that's, for 40 years can never rebuild. You look at what happened with Iraq. We did so bad. That was such a foolish thing, what we did. Shouldn't have been there in the first place, by the way. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई साहब इतने 39 दिन की जंग के दौरान IRGC को इतना भी फर्क नहीं पड़ा। अब सुनिए, डील को लेके जब पत्रकार ने पूछा कि साहब एक बात बताओ, आप तो कह रहे थे 4 दिन पहले ही, बकरीद के पहले ही, कि अगर डील नहीं हुई तो हम बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे और ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। अब इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार अपने मुंह से सच्चाई कबूली है और इसका चेहरा दोस्तों देखने लायक था, क्योंकि हार जो है इसके चेहरे पे हावी है। अब खिसियाते हुए अपना ऑरा भी मेंटेन करना है। तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैम ऐसा है कि ईरान के साथ हम एक बहुत अच्छी डील करने वाले हैं और जो अच्छी डील होती है उसको आने में थोड़ा सा वक्त लगता है, इस वजह से थोड़ा सा आप लोग इंतजार कीजिए और हमें भी इंतजार करना होगा। हम ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं। मतलब वो तमाम बयान जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार दे रहा था, बार बार भूख रहा था कि भाई साहब हम सभ्यता खत्म कर देंगे, हम ईरान को मिटा देंगे, हम कल हमला कर देंगे, वो महज एक जुमला था और उसकी कोई सच्चाई नहीं थी। ये बात डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से साबित हो जाती। थोड़ा सा सुने आप। So what does a good deal look like for you? Well, first of all, there's no deal that's good enough because the media will cover it. We're making a great deal. We're going to make it a great deal. Or we'll just go back and finish it off militarily. But this would go faster. It's probably better on a humane standpoint. There's something nice about it also. Save a lot of lives. Whether it's the other side or not, you save a lot of lives. But we're close to a very good deal, and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War, as we call it. And it's been very successful. You saw Venezuela. It was a one-day win, and this is really a win already. We've defeated their military, essentially defeated their military. I would rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing.
One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. And it was very interesting. They originally इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने मुंह से कबूल रहा है कि जब तक ईरान की मर्जी नहीं होगी तब तक डील नहीं होगी। अब सुनिए दोस्तों, इधर ये भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इधर इन्होंने कहा था कि हमने ईरान की पूरी नेवी ताकत को खत्म कर दिया और ईरान की नेवी में अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन भाई साहब अब आपको सच्चाई दिखाता हूं कि आज IRGC ने अपने नेवी के ताकत को भी लोगों के सामने रखा और बाकायदा एक खतरनाक बोट रखी जिसका नाम पेकअप क्लास बोट थी। और इस बोट पे दोस्तों सबसे ताजुब भरी बात यह है कि बाकायदा पूरे मिडिल ईस्ट की सबसे खतरनाक सबसे एडवांस क्रूज एंटी शिप मिसाइल भी रखी थी जिसका नाम था नस्र। नस्र एक ऐसी मिसाइल है दोस्तों जो क्रूज टेक्नोलॉजी पे चलती है और इस वजह से इसको पकड़ना लगभग नामुमकिन होता है। कई सारे लोगों के जहन में सवाल आ सकता है कि भाई साहब क्रूज टेक्नोलॉजी की वजह से पकड़ना मुश्किल और नामुमकिन क्यों है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान के चलिए ये जो मेरा हाथ है ये समुद्र है, लेवल देखिए आप, और इस पे यहाँ पे एक जहाज है और यहाँ पे कोई इतना ऊंचा बड़ा जहाज है। अब इस जहाज को मारना है। अगर ये जहाज कोई ऐसी मिसाइल फेंकता है जो बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी पे चले, और बैलिस्टिक का मतलब होता है कि यहाँ से ऐसे निकले और पैराबोला आकार लेते हुए यहाँ आके गिरे, तो ऐसे हाल में इस जहाज पे जो रडार सिस्टम लगे होंगे वो इस मिसाइल को पकड़ भी लेंगे, शायद इंटरसेप्ट करने की कोशिश भी करेंगे और मे भी सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर जाए। लेकिन जो क्रूज टेक्नोलॉजी होती है उसकी सबसे खतरनाक बात वो ये होती है दोस्तों कि ये जमीन या फिर पानी की सतह से चिपक के चलता है। यानी इस जहाज से जब इस जहाज पे मारना होगा तो यहाँ से ऐसे आएगा और रडार ऊपर लगा होगा तो ये नीचे से डायरेक्ट आके हिट करेगा और रडार इसको पकड़ नहीं पाता। और इस वजह से दोस्तों जो नस्र मिसाइल है वो पूरे मिडिल ईस्ट की या फिर अमेरिका की नज़र में भी कहा जाए तो अमेरिका के लिए भी मौत का सौदागर है। और इस चीज़ का प्रदर्शन करके ईरान ने अपनी ताकत का जखीरा दिखाया है। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान ने अपनी नेवी की ताकत को भी दिखाया। खैर इधर डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिन पहले ये कह रहा था अपने ट्विटर के माध्यम से कि अगर हमारे साथ ईरान डील नहीं करता है तो हम ईरान की पूरी सभ्यता को नष्ट कर देंगे, ईरान की एक सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन उसी सिविलाइजेशन को खत्म करते करते डोनाल्ड ट्रंप के अपने लोग उसी सिविलाइजेशन के नुमाइंदे बन गए। हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। ईरान के खिलाफ जब बातचीत हो रही थी, ईरान के खिलाफ जब जंग चल रही थी, इसी दौरान मार्को रूबियो भारत के दौरे पे आए। भारत के दौरे पे आने के दौरान मार्को रूबियो पहुंच गए कहाँ? ताजमहल पे। अब ताजमहल पे जब ये पहुंचे तब ईरान ने इनका मजाक उड़ा लिया। ईरान ने कहा कि भाई साहब आप एक तरफ तो ईरान की सभ्यता को खत्म करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप ईरानियों द्वारा बनाई गई, ईरानी टेक्नोलॉजी पे बनाई गई, ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनाई गई एक एक इमारत को देखने जाते हैं जिसका नाम ताजमहल है। तो एक तरफ तो आप ईरानियों के फैन हैं, दूसरी तरफ आप जाते हैं। चलिए अब मार्को रूबियो यहाँ पे खिसिया के चला जाता है। लेकिन अब सुनिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी जिसका नाम है टिफनी ट्रंप, वो अपने हस्बैंड जिसका नाम माइकल बुलोस है, ये दोनों लोग पहुंच जाते हैं भारत में। और इस समय ये दोनों ताजमहल के दौरे पे, दोनों बाकायदा बैठ के ताजमहल के सामने सेल्फी लेके कह रहे हैं कि वाओ दैट्स अ वंडरफुल। मतलब बाप कह रहा है कि सभ्यता मिटा देंगे और इधर बिटिया और दामाद पहुंच गए ताजमहल के दीदार करने। अब सुनिए कहानी। इधर ईरान ने अमेरिका के सामने डील को लेके एक शर्त भी रख दी। ईरान ने साफ तौर पे कहा कि देखो बेटा ऐसा है, जंग हम लड़ना नहीं चाहते थे, तुम खुद ही उड़ता तीर लेके आए और खुद ही ले लिया उड़ता तीर। लेकिन इस तीर तार के चक्कर में थोड़ा सा हमारा नुकसान हुआ है और उस नुकसान को पहले हमको दो, तब हम बातचीत करेंगे। मतलब जैसे दो लोगों की गाड़ियाँ टकरा जाए और एक पार्टी कहे कि भैया ऐसा है कि तुम नशे में गाड़ी चला रहे थे, हमारा नुकसान हुआ है, पहले तो हमारे नुकसान का तुम भरपाई करो, फिर बातचीत होती रहेगी, फिर बातचीत होगी ना। यही सेम चीज़ ईरान ने कहा कि भैया पहले हमें पैसा दो। अमेरिका ने कहा कि यार एक काम करते हैं, पैसा दे देते हैं, क्या पता ईरान हमारी कोई बात मान जाए। इसके बाद दोस्तों खबर निकल के सामने आई कि अब अमेरिका ईरान को $25 बिलियन की रकम दे चुका है। जी हाँ, खबर आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय रुपयों में कन्वर्ट होकर इसमें लिखा होगा, या फिर अगर आप चाहें तो मैं इसको डॉलर में भी दिखा दूंगा। $25 बिलियन की रकम बाकायदा अमेरिका ने ईरान को सौंप दी और कहा कि भाई साहब अब तो रहम कर दो। लेकिन अभी भी ईरान रहम नहीं कर रहा। ईरान इस समय अमेरिका के उन दुश्मनों को टारगेट कर रहा जो अमेरिका के खिलाफ ताकतवर भी हैं और अमेरिका के खिलाफ खड़े होने की क्षमता भी रखते हैं। हुआ क्या सुनिए,
इधर चाइना के दौरे पे जब डोनाल्ड ट्रंप पहुंचा तो पहुंचने के बाद चाइना के साथ उसने कई सारी डील कर ली और इधर गल्फ ऑफ ओमान में अपनी जहाज़ों को खड़ा करके गल्फ ऑफ ओमान को बंद करके इसने प्लान ये बनाया कि अगर गल्फ ऑफ ओमान बंद होगा तो चाइना तक तेल पहुंचेगा नहीं, एलएनजी पहुंचेगा नहीं, चाइना से मदद नहीं आएगी। ऐसे हाल में ईरान और चाइना की दोस्ती टूट जाएगी और इसके आसार भी दिख रहे थे। इसके आसार भी दोस्तों दिख रहे थे। चाइना कहीं ना कहीं ईरान के खिलाफ बोल रहा था, लेकिन ईरान दिमागदार है। ईरान ने कहा कि देखो ऐसा है, चाइना अगर गद्दारी भी कर रहा है तो भी ठीक है, लेकिन ऐसे वक्त में हमें रिस्क नहीं लेना है। ईरान ने क्या किया, ईरान ने तेल के टैंकर को, एलएनजी के टैंकर को बाई ट्रेन भेजना शुरू कर दिया। अब जब बाई ट्रेन पहुंच रहा है तो उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब रेलवे का रास्ता आप थोड़ी ना बंद कर देंगे। अब सुनिए, चाइना भी कम हरामी नहीं है। खबर थोड़ी सी पुरानी है, लगभग 15 दिन पुरानी, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ। एक तरफ तो अपनी एक खबर मेरे मुंह से सुनी होगी, मैंने आपको बताया था कि चाइना की एक लड़की बाकायदा अमेरिका में पहुंचती है, वहां पे रहना शुरू करती है और वहां का चुनाव लड़ती है और मेयर बन जाती है। मेयर बनने के बाद जब वो अपने पद से हटती है तब जांच पड़ताल होती है, तब पता चलता है कि ये लड़की तो चाइना की जासूस थी। भाई साहब, उसको अरेस्ट किया गया, पूछताछ हुई। लेकिन अब इससे भी मजेदार बात आप सुनिए कि डोनाल्ड ट्रंप के नाक के नीचे अमेरिका के अंदर घुस के चाइना के लोगों ने पुलिस स्टेशन खोल दिया, वो भी नकली। मतलब अमेरिका में कितने क्राइम हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा, कौन कौन अपराधी है, कौन कौन गैंगस्टर है, इसका सारा रिकॉर्ड उन्होंने अपने पास इकट्ठा किया और उसका इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ ही कर दिया। जब जांच पड़ताल हुई तब ये जानकारी निकल के सामने आई और इससे डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह परेशान है कि भाई साहब चाइना ने ये कैसे खेल दिया। खैर, इसी बीच दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है और जो लोग ये सवाल मेरे सामने कई बार रखते हैं कि भैया ऐसा है, ईरान और अमेरिका की जंग है, अब दुबई की, यूएई की अमेरिका से दोस्ती, इस वजह से ईरान यूएई को क्यों पेल देता है, ये बात कई बार मेरे सामने लोग पूछते हैं। आज आपको इसका फाइनल आंसर देता हूं। खबर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जब सीज फायर हो गया था और सीज फायर के बाद आखिरी जो हमले हुए थे, उन आखिरी हमलों में सबसे खतरनाक हमले ईरान के ऊपर इजराइल ने नहीं किए थे, सबसे खतरनाक हमले अमेरिका ने नहीं किए थे, सबसे खतरनाक हमले ईरान के ऊपर यूएई ने किए थे। रिपोर्ट आपके सामने आप देख सकते हैं। मतलब पीठ पीछे यूएई भी अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान को खत्म करना चाहता था। वो बात अलग की है कि खत्म करने की चाहत में ये तीनों ही खत्म हो गए। इधर हिजबुल्लाह का कारनामा आप सुन लीजिए। हिजबुल्लाह इस समय ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा और आईआरजीसी का दोस्तों इसमें बहुत बड़ा हाथ है। आईआरजीसी ने बहुत सटीक तरीके से मदद की और इस वजह से यह पीवी ड्रोन बाकायदा हिजबुल्लाह ने बनाया और इस ड्रोन की वजह से आज आईडीएफ मौत का मंजर देख रहा है। यानी जो इजरायली डिफेंस फोर्स है जो लेबनान के अंदर घुस रही थी, लेबनान को कब्जा कर रही थी, वो मौत का मंजर देख रही। चूंकि खबर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने सबसे पहले क्या किया कि लेबनान के अंदर आईडीएफ जो घुस के बैठा था, जिसने वहाँ की जमीनों पर कब्जा करके चौकियाँ बनाई थी, अपने नाइट विजन ड्रोन के जरिए वहाँ पर हमला किया। हमला करने के बाद क्या हुआ कि जो इनका सेफ चौकी था, सेफ बंकर जैसा इन्होंने बनाया था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जब ये चीजें डिस्ट्रॉय हो गई तो डिस्ट्रॉय होने के बाद जो आईडीएफ के जवान थे वो खुले में आ जाते हैं और जब ये खुले में आते हैं तब हिजबुल्लाह इनका शिकार करना शुरू करता है और शिकार करते करते एक एक को चुन चुन के मार रहा है। खबर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 6 लोगों को, 6 आईडीएफ के जवानों को हिजबुल्लाह ने टारगेट किया और इस टारगेट में 5 की हालत बिल्कुल गंभीर है। मैं भी जब तक आप ये खबर देख रहे हो तब तक वो जहन्नम में फिरदौस की वारिस हो जाए और एक तो हो भी गया। एक की खबर कंफर्म है, तस्वीर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाकी 5 ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत क्रिटिकल है और वो भी नहीं बचेंगे, ऐसे उनके आसार हैं। तो आप सोच के देखिए कि इस समय हिजबुल्लाह भी तगड़ा झटका दे रहा है इजराइल को और इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू बार बार अब अपना फोकस लेबनान से हटा के गाजा की तरफ लेके जा रहा। खैर, इसी दौरान दोस्तों यूक्रेन ने रशिया पे बड़ा हमला किया और रशिया में एक जगह लगती है जिसका नाम है सारातोव। सारातोव में एक ऑयल रिफाइनरी है और इस रिफाइनरी को जला दिया है यूक्रेन के ड्रोन ने। अब जाहिर सी बात है, रशिया के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है, उसकी ऑयल रिफाइनरी पर डैमेज हुआ है, तो आने वाले टाइम में रशिया भी पलटवार करेगा। लेकिन ये खबर आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको मीडिया का दोगलापन दिखाता हूँ। सेम ऑयल रिफाइनरी पे गलती से एक ड्रोन गलती से ईरान का पहुंच गया था और जिसके बारे में भी जांच पड़ताल पता चला कि ये तो इजराइल का कारनामा था। उसको लेके पूरी दुनिया ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि भाई साहब देखो, ईरान ने हमला कर दिया बाकी देशों की ऑयल रिफाइनरी पे, जिससे अब तेल का संकट होगा, बड़ी महंगाई होगी, वैश्विक मंदी आ जाएगी। और एक ड्रोन को लेके ईरान को इतना क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन वहीं यूक्रेन जो है, जो अमेरिका का चमचा है, जो पालतू कुत्ता है, वो बार बार रशिया की ऑयल रिफाइनरी पे हमला करता है और रशिया भी पूरी दुनिया में एक लार्ज अमाउंट में तेल भेजता है। लेकिन इसको लेके पूरी दुनिया की मीडिया नहीं बोलेगी।
अब क्यों नहीं बोलेगी, क्या वजह है, आप समझ सकते हैं। खैर, हमारे यहाँ की मीडिया भी खामोश रहती है, और खामोश क्यों रहती है वो आप जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आपके लिए जानना दोस्तों बिल्कुल ज़रूरी है। अक्सर हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब तुलना हमारी करते हैं पाकिस्तान से कि देखो हम पाकिस्तान से अच्छे हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा मोदी जी, पाकिस्तान की सरकार ने भी वो करने की हिम्मत कर दी जो आप नहीं कर पाए। खबर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने, अच्छा मीडिया का दोगलापन आप देखिए कि लिखा है कि सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल डीजल के दाम घटाए गए 22 रुपये। देखने में ऐसा लगता है कि हमारे देश की सरकार ने कर दिया, लेकिन जब आप इसकी सत्यता की जांच करेंगे तो पता चलेगा कि ये काम भारत की सरकार ने नहीं किया। ये काम हमारा वो पड़ोसी जिसको अब नाकारा निकम्मा कहते हैं, जिसको कहते हैं कि ये तो आटे के लिए लाइन लगाते हैं, पाकिस्तान ने वो काम किया है। पाकिस्तान के अंदर इस समय 22 रुपये तेल के दाम घटा दिए गए। अब सरकार ने ये काम कैसे किया वो आप वहाँ के लोगों से पूछिएगा, लेकिन वहाँ पे ये काम हुआ है। खैर, इधर भारत ने भी कुछ क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम किया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले साइप्रस हो गया, वियतनाम हो गया, साथ ही इंडोनेशिया हो गया। इन तीनों ही देशों को बाकायदा भारत ब्रह्मोस मिसाइल ट्रांसफ़र कर रहा, और इन तीनों को ट्रांसफ़र करने के पीछे जो एजेंडा है वो अब आप डिटेल में जानिए। साइप्रस जो है दोस्तों, वो तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन है, तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन है, और साइप्रस से तुर्की की दुश्मनी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान की जंग होती है तो ऐसे हाल में तुर्की भर भर के अपने कान ड्रोन को, कान मिसाइल को, साथ ही अलग अलग और खतरनाक वेपन को पाकिस्तान को दे रहा था, हैंड ओवर कर रहा था, और इस वजह से भारत को दिक्कतें हुई थी। और वहीं से तुर्की और भारत की दुश्मनी शुरू हुई। कई बार कश्मीर के मुद्दे पे तुर्की सीधा सीधा पाकिस्तान के साइड जाके खड़ा होता है। अब कई सारे लोगों के जहन में सवाल आएगा कि भाई जो तुर्की है वो इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है, इस वजह से तुर्की अगर पाकिस्तान की साइड जा रहा है तो गलत नहीं है। लेकिन आपको जान के थोड़ा सा दुख भी होगा, और ऐसे देशों की हकीकत में थोड़ा सा आपके सामने ला भी देता हूँ। ये जो तुर्की है, इसने आज तक गाजा के नाम पे 5 रुपए भी नहीं भेजे। गाजा के लिए तुर्की ने आज तक एक शब्द भी नहीं बोला, लेबनान के लिए नहीं बोला, ईरान के लिए थोड़ा सा बोला, लेकिन पीठ पीछे इसने क्या खेल खेला आपको पता है। तो ये इस्लामिक भाईचारा नहीं है, ये केवल एक नफरत की आग है, और ये केवल पाकिस्तान से आतंकवादी वाला प्यार है। खैर, तो साइप्रस को भी ब्रह्मोस मिसाइल भारत बेच रहा है। इधर वियतनाम को लगभग $629 मिलियन की रकम की मिसाइल देगा, और वियतनाम को इसलिए दे रहा क्योंकि वियतनाम की चाइना से दुश्मनी है। इधर इंडोनेशिया भी इंटरेस्ट दिखा रहा है, और आने वाले टाइम में दोस्तों इंडोनेशिया भी लेगा। खैर, ये हमारे वैज्ञानिकों की करामात है जिसकी वजह से भारत आज पूरी दुनिया में मिसाइल बेच रहा। लेकिन सरकार की करामात भी थोड़ा सा आप सुन लीजिए। बरेली में शिक्षा विभाग ने एक फरमान जारी किया है टीचरों के लिए। कहा है कि गर्मी बहुत है, एक काम कीजिए, आप लोग गायों के लिए भूसा इकट्ठा कीजिए। भाई साहब, गाय से प्यार सबको है, और किसको कितना प्यार है अभी उसको भी मैं एक्सपोज कर देता हूँ। लेकिन बड़ा सिंपल सा सवाल है कि एक टीचर, एक अध्यापक जो पढ़ लिख के उस पोस्ट पे बैठा है, वो गाय के लिए भूसा इकट्ठा करेगा? अगर उसको किसानी ही करनी थी, अगर उसको भूसा ही इकट्ठा करना था, तो भाई साहब इतना पढ़ लिख के वो मास्टर काहे बना? और अगर बना तो ये दबाव क्यों? पहला बड़ा सवाल। और दूसरी बड़ी बात, गर्मी की छुट्टियों में बच्चे तो अपने घर जाएंगे, और इधर टीचर बेचारा क्या करेगा? 2 महीने भूसा इकट्ठा करेगा। ये उसकी इज्जत है? मतलब 47 किलो भूसा इकट्ठा करना है टीचर को। अब ये फरमान जब आया बेसिक शिक्षा से तो वायरल हो गया, लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन कई सारे अंधभक्त ऐसे हैं जिनकी आंखों में ये चश्मा बंधा है। इनको शायद ये लगता है कि भाई साहब हमारी जो बीजेपी सरकार है वो चूंकि गाय को माता मानती है, इस वजह से ऐसा फरमान दे दी। लेकिन बीजेपी गाय को कितना माता मानती है वो भी आप जान लीजिए। फरमान आया है सरकार का, हुजूर का, कि कोई भी मुसलमान गाय नहीं काटेगा। मुसलमानों ने कहा बिल्कुल नहीं काटेगा। मुसलमान तो सीधा सड़क पे उतर गए, सरकार से डिमांड करने लगे कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दो, बवाली खत्म कर दो। भाई बवाली खत्म हो जाए, राष्ट्रीय पशु होगा तो कोई टच नहीं कर पाएगा। जैसे मोर राष्ट्रीय पक्षी है, कौन उसका शिकार कर पाता है? मुसलमान कहने लगे। अब पार्टी फंस गई। तब सरकार का फरमान आया कि ऐसा है भाई साहब, आप गाय काट सकते हैं बशर्ते गाय की उम्र 14 साल से ज्यादा हो। मतलब वो कौन सी माँ है जो 14 साल के कम की उम्र की है तो माँ है, और 14 साल के पार जैसे हो गई फिर वो क्या हो गई? साग सब्जी। ये तो इनका चरित्र है। और अब सुनिए दोस्तों, इसी बात पे जो सच्चे हिंदू नाराज है, बाकायदा बंगाल में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। थोड़ी सी क्लिप आप भी देखें। गीता का माता
भारत के हैं निर्माता, गंगा गीता गौ माता, भारत के हैं निर्माता। बंगाल सरकार, बंगाल सरकार, बंगाल सरकार, बंगाल सरकार, बंगाल सरकार, गौ माता की हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। गौ माता की हत्या, बंगाल सरकार, समझता सरकारी, अधिकारी, इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से बंगाल में हिंदू नाराज है, क्योंकि जिस उम्मीद से उन्होंने बीजेपी की सरकार को अपने यहाँ लाया था वो शायद उम्मीद पूरी नहीं हो रही। खैर क्या कहा जाए। खैर इस बीच दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही इस समय अफगानिस्तान से कि अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो बाकायदा रशिया के दौरे पे गए थे और पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली खबर मैं आपके लिए लाया हूँ। दरअसल पाकिस्तान पिछले कई मरतबा अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर रहा था। अब अफगानिस्तान पे जब एयर स्ट्राइक हो रही थी तो अफगानिस्तान बेचारा असहाय था और उसके पीछे वजह थी कि अफगानिस्तान के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था। इस वजह से अफगानिस्तान के ऊपर फाइटर जेट आते थे, बम गिराते थे, चले जाते थे, सेम वैसे जैसे गाजा में इजराइल करता था। लेकिन अफगानिस्तान की जो तालिबानी सरकार है उसने जब इस चीज़ को मद्देनज़र देखा तो तालिबान की जो सरकार है वो पहुंच गई रशिया के पास, और रशिया से जब तालिबानी सरकार यानी अफगानिस्तान की सरकार मदद मांगती है तो रशिया बाकायदा एयर डिफेंस सिस्टम देने का वादा करता है और साथ ही एडवांस वेपन भी देगा। और सबसे ताजुब की बात यह है कि जब ये डील हो रही थी तो वहाँ पे खबर अंदर की है कि हमारे देश के अजीत डोभाल साहब भी मौजूद थे, यानी आने वाले टाइम में अब अफगानिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम मिलेगा, और अगर एयर डिफेंस सिस्टम मिलता है तो पाकिस्तान के लिए दोस्तों एक बुरी बात होगी। खैर तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।